हेलो एस्पिरेंट्स। आज जो हम लोग क्लास करेंगे ये हमारी जो एडीईओ की एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी का एक पार्ट है। आज की क्लासेस में हम लोग काफ़ी सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होंगे और बहुत सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, ग्रीन रिवॉल्यूशन और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ क्लास में। आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में क्लास के ये बता देता हूँ कि ये सारे मटेरियल आप लोगों को कहाँ अवेलेबल होंगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ नेक्सस एकेडमी लिखिए, नेक्सस एकेडमी। इसका हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऊपर लोगो दिख रहा है, वही लोगो का ऐप होगा वहाँ पे एप्लीकेशन। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको ये सारे मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ऑल्सो जो अप्रैल मई का टाइम होगा उसमें हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराएंगे आप लोग को। फ्री टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बहुत पैन छत्तीसगढ़ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो आप लोग अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे उसमें। और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही है विद रिलेटेड टू सीजीपीएससी तो आप लोग हमारा कोर्स ले सकते हैं विच इज़ लाइव नाउ। अब लाइव होने वाला है अप्रैल में, तो उसको आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट में आप विजिट करिए www.nexusiasacademy.in में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में जो है हमारा वो है, इन विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर इंक्लूडेड। बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है इस साल भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है एग्रीकल्चर को। तो आंसर क्या है देखिए, द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट एक्सट्रैक्ट और हार्वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम अर्थ। जो भी धरती माँ से निकली हुई चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को जो पेड़ होते हैं, जो आपके ग्रास, जो आपके धान पैडी, ये सारी चीज़ें की बात हो रही है। सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एक्वाकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो ये क्या कंसेप्ट है, अर्थ लिखा है इसमें। ठीक है, अर्थ, तो अर्थ के अंदर से माइनिंग और क्वेरिंग भी आता है। तो ये आपको कहीं क्वेश्चन में आता है कि माइनिंग और क्वेरिंग किस में आता है, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको क्लियर बताया है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो धरती के अंदर से आती हैं। तो फिश कहाँ पे होते हैं, पॉन्ड में। पॉन्ड कहाँ है, अर्थ में। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके अर्थ में होते हैं। भारत, हमारी माता, जो भारत माता है, जमीन है, वहीं से होते हैं। तो ये भी आपका हो गया। तीसरा आपका जो मिनरल ओर निकाल रहे हो हम, किरांदुल में हो गया, लाइम स्टोन निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, मदर अर्थ से निकाल रहे हैं वो चीज़ें, तो वो भी आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। जस्ट याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर इक्वल्स टू द थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, फार्मर with how much land holding are considered marginal farmer in India। मतलब मार्जिनल फार्मर, जो छोटे फार्मर होते हैं वो कौन लोग होते हैं, तो जो 1 हेक्टेयर से नीचे का जिनके पास लैंड होता है, 1 हेक्टेयर मतलब होता है 2.5 एकड़, अप्रोक्सीमेटली 2.5 एकड़ माना जाता है 1 हेक्टेयर को। आप तो 2.5 एकड़ से जिसका नीचे लैंड होता है, जिसका कम लैंड होता है, उन लोगों को क्या बोला जाता है, उन लोगों को बोला जाता है मार्जिनल एग्रीकल्चरल एग्री फार्मर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 1 हेक्टेयर। और कहीं क्वेश्चन में आ गया 2.5 एकड़, तो वो भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं इनको, मार्जिनल फार्मर, क्या, मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। What is the what is the basis for determining a मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं उसका बेसिस क्या है, कब बोलेंगे एक पर्टिकुलर इरिगेशन प्रोजेक्ट को कि वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, माइनर नहीं है। ये होगा आपका जब 10,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेट करने के लिए वो प्रोजेक्ट होगा। कितने को, 10,000 हेक्टेयर लैंड को, तो इट मस्ट इरिगेट एटलीस्ट 10,000 हेक्टेयर और मोर, 10,000 से ज़्यादा होंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर मेजर एग्रीकल्चरल मेजर एग्रीकल्चर आपका बोला जाएगा। ठीक है, उसको मेजर एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोजेक्ट, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड कवरेज फॉर अ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब कब उसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा जब 2,000 हेक्टेयर 2,000 हेक्टेयर से क्या का प्रोजेक्ट रहेगा, तब उसको बोला जाएगा माइनर एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मिनिमम और माइनर मैंने बता दिया। मैक्सिमम बोला जाएगा जब 10,000 से ऊपर होगा,
और मिनिमम जब 2000 के आसपास होगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला हम देखते हैं ए में क्या लिखा है, टू ब्रिंग रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर थ्रू स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। जी हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट किया गया था, मतलब फर्टिलाइजर्स का यूसेज बताया गया था, कहाँ कहाँ किस जगह पे यूसेज किया जाता है, किन जगहों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा फर्टिलाइजर कहाँ डाला जाएगा। थर्ड सेकेंड वाज द इरिगेशन कैपेसिटी, बहुत तेजी से इंक्रीज की गई थी, विच वाज अ वेरी मच स्ट्रक्चरल इशू विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स इन अ एरिया विच वाज नॉट इरिगेटेड वेल। जमीन सब जगह अवेलेबल है, हर जमीन में क्यों उपजाऊ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है ज़्यादा, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है। और ये क्या है कि स्ट्रक्चरल इशू है, इस स्ट्रक्चरल इशू को बिल्कुल रिजॉल्व किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो ए आंसर तो सही है भाई। टू एक्सपेंड इरिगेशन फैसिलिटी मैंने बताया, ठीक है। टू प्रमोट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एकदम सही। तो आंसर क्या, डी। who first used the word tree used the term green revolution, किसने पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड यूज किया था? क्वेश्चन आ सकता है। विलियम गॉड, विलियम गॉड ने पहली बार, विलियम गॉड ने पहली बार क्या वर्ड यूज किया था? आपको पता होना चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड पहली बार इन्होंने यूज किया था। ठीक है, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम गॉड, who was an administrator of UNSAID, United Nation Agency for International Development. The Green Revolution began in India in 1967। अगर क्वेश्चन आता है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने, नहीं कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि 1967, 1967 का टाइम था। 67 के टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका चालू हुआ था। ठीक है, What is considered, who is considered the father of green revolution globally? तो आपका आंसर है नॉर्मन ई बोरलैंग। ठीक है, नाम किसने दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन? विलियम गॉड, कंफ्यूज नहीं होना है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड कौन है? नॉर्मन ई बोरलैंग, नॉर्मन ई बोरलैंग। ठीक है, नॉर्मन बोरलैंग is considered the father of green revolution globally. He was an agricultural scientist and was awarded the Nobel Peace Prize in 1970। ठीक है, Who is regarded as the father of green revolution in India? अब ये अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको एकदम पता ही होगा मेरे को लगता है, बेसिक है, 6th क्लास में दिया हुआ है, MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको इजी मत मान के छोड़ दीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। When did the government of India launch the Intensive Agriculture District Program IADP? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960-61 में इस प्रोग्राम को चालू किया था। और इसको कौन से 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था? थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम था वो, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था इसको। ठीक है, इसको पैकेज प्रोग्राम बोला गया था उस टाइम। इसका क्या नाम है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, IADP। When was green revolution officially started in India? मैंने अभी बताया 66-67। ठीक है, तो ये आंसर आपका होगा डी। ठीक है, डी इसका आंसर है। In which crop sector was the green revolution most successful in India? सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि जब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है आपका सक्सेसफुल किस में हुआ? गेहूं और धान में। तो ये गेहूं और धान ही होगा। वीट एंड राइस, टी और कॉफी में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई लॉजिक नहीं। वीट एंड सरगम, सरगम कोई मतलब नहीं। पोटैटो में भी कोई मतलब नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का है ही नहीं इसमें। किया सबके लिए गया था, बट एक्चुअली में फार्मर्स जो है उनको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस पे मिलता है? वीट और पैडी में। तो वीट और राइस पैडीज में। तो इसीलिए ये जो है आपका, इसको इन लोग हाई यील्डिंग वैरायटी जो है उस पर्टिकुलर टाइम में, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जो आपके वीट एंड राइस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो हमारे देश में पूसा है, पूसा करके एक जगह है आपका, कहाँ है, आप दिल्ली विजिट करेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक क्या है वो है, मतलब पूरा एक संस्था है, पूसा इलाका है उसका। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे ये इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहीं पे ये आपके BT कॉटन, जो BT ब्रिंजल है, ये सारे डेवलप किए जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट राइसेस और वीट की हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले सीड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वही सीड्स यूज करके वीट और राइस में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। विच क्रॉप वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन? सबसे सक्सेसफुल वीट था। ठीक है, गेहूं जो है उसमें सबसे सक्सेसफुल था आपका क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन विच क्रॉप प्रोडक्शन डिक्लाइंड? अब किस पर्टिकुलर क्रॉप का डिक्लाइन हुआ? देखिए, जब तक आपका
हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले जो लेस आपके जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, किससे, इंसेक्टिसाइड से, ये सारी चीज़ों से, इंसेक्ट से, पेस्ट से, मतलब कम पेस्टिसाइड्स लग रहे थे, इंसेक्टिसाइड्स, तो उसकी वजह से लोग पहले क्या करते थे, ज़्यादा लगते थे फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, तो उन लोग क्या है, कोरस ग्रेन्स जैसे कोदो कुटकी और रागी मेज, ये सारी चीज़ें होती है वो उगाते थे लोग, ठीक है, बाजरा। बट जैसे ही उनको पता चला हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाले सीड्स अवेलेबल हैं जिनमें बहुत ही प्रिसाइज और पानी का अवेलेबिलिटी भी थोड़ा कम लगता है, उसके साथ साथ में फर्टिलाइजर्स भी कम लगते हैं, तो दे हैव स्विच्ड। अब उसका रीज़न क्या था, कोरस ग्रेन्स में आज की डेट में भले रागी ओट्स आप खा रहे हैं, बट जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम लोगों को ये सारे खाने लायक चीज़ें नहीं लगती थी, उतना जागरूकता नहीं थी इन सारे कोरस ग्रेन्स से रिलेटेड, तो उसमें क्या किया लोगों ने, स्विच कर दिया कि इसमें वीट और राइस उगाने में। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर हुआ या कौन सा पर्टिकुलर आपका ये हुआ क्या, वो क्रॉप, तो वो हुआ कोरस ग्रेन्स एंड पल्सेस। इसको छोड़ के, क्योंकि एमएसपी भी देती थी गवर्नमेंट, तो ये उगता भी है, इसका ईल्ड भी बहुत ज़्यादा होता है पर हेक्टेयर आप देखेंगे तो इसलिए इसको इसमें स्विच कर दिया लोगों ने। व्हेन वाज द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, तो ये 1966 ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। व्हेन विच क्रॉप शोड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, मेज था क्या, मेज तो नहीं, इसमें नहीं हुआ था, सोयाबीन ये भी बढ़ा, ऑयल सीड्स भी बढ़े, तो सबसे खराब पल्सेस में हुआ था, ठीक है, मोस्ट डिसअपॉइंटिंग दाल जो होते हैं उन सारी चीज़ों में हुए थे। When was the second green revolution launched? तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में 8th ऑफ अप्रैल 2020 सॉरी 2000 में लॉन्च किया गया था। द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड ऑन 8th ऑफ अप्रैल 2000 एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम इज कंसिडर द इनिशिएटर। जो एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, उनको, जो रॉकेट मैन जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, साइंटिस्ट थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वेरी डेकोरेटेड पर्सनैलिटी, उन्होंने ही सेकेंड जो फेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको इनिशिएट किया था। और कब, 8th ऑफ अप्रैल 2000 में ये चालू हुआ था, ठीक है। पहला 66 67, सेकेंड आपका 2000 में। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए सेवेंथ 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है। हु इनिशिएटेड द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। What was the slogan of second green revolution? ग्रो राइस, ग्रो राइस, ठीक है, उस टाइम राइस उगाने के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया गया था, ठीक है। When did the government of India launch the green revolution कृष्ण उत्ती योजना टू प्रमोट एग्रीकल्चर, तो ये आपका 2005 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए उसका रीजन था क्यों, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, किसान को बढ़ाने के लिए था ये योजना। Where was India's first agriculture university established in 1960? तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पहली भारत देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, तो वो था आपका पंतनगर उत्तराखंड। इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी was established in Pantnagar, Udham Singh Nagar, district of Uttarakhand on 17th of November 1960, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पंतनगर में है, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे, ठीक है। The next question is how many agro-climatic zone has the Indian Council of Agriculture Research divided India into? तो इंडिया को एक्चुअल में आप देखेंगे तो 15 डिफरेंट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया, मतलब जहाँ पे अलग एग्रीकल्चर होता है और उसका बेसिस है क्या, क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस हैं। तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन आइडेंटिफाइड बाय द प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टाइप एंड क्रॉप ससेप्टिबिलिटी। किस किस में जैसा टेम्परेचर है उस हिसाब से क्या होने चाहिए, आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने चाहिए, जो क्रॉप यूज़ होना है, रेनफॉल के हिसाब से, भाई जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ आप कॉटन तो नहीं उगा पाएंगे, तो ये लॉजिक इसके लिए डिवाइड किया गया अलग अलग। सॉइल टाइप, भाई जो चीज़ें आपका रेड येलो सॉइल में उगेंगी वो ब्लैक सॉइल पे ज़्यादा अच्छे से नहीं उगेंगी, जो लेटराइट सॉइल पे उगेंगी वो आपके ज़्यादा अच्छा रेड मोल्डेड सॉइल पे नहीं उगेंगी, तो इसलिए इसको डिवाइड किया गया, क्रॉप सूटेबिलिटी किस में क्या रहेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, देखते हैं, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्जैक्टली आपको कहीं सही से पता होगा, आपको सही से पता होगा क्या कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर जगह पे क्या उगाना है,
तो आपका इंक्रीज होगा क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज एग्रीकल्चर इनकम। जो सारी चीज़ें जितनी स्कीम है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सारी स्कीम्स है, उसका मेन रीज़न ही यही है, फार्मर का इनकम बढ़ाया जाए, फार्मर मेहनत उतना ही करे बट उनका इनकम बढ़ जाए। फार्मर्स आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन वर्ल्ड, दुनिया में। आपको ये मैं बता रहा हूँ, फार्मिंग करना इज नॉट एन इजी टास्क। जो फार्मर होते हैं बहुत मेहनत करते हैं अपने खेत में, तो उनकी ईल्ड बढ़ाने से इनकम बढ़ेगा, क्योंकि उनको उतना पता नहीं होता है, उनका मेहनत उतना ही रहेगा, बट उनकी मेहनत से उनका प्रोडक्शन कहीं बढ़ जाएगा, तो उनका क्या हो जाएगा, आपका उनका इंक्रीज हो जाएगा इनकम, एंड दैट विल गिव देम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। समझ गए आप लोग? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, द नेक्स्ट इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन मिक्स्ड फार्मिंग, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री, ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं, ग्रोइंग वेरियस क्रॉप इन प्लांट मैनर नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप एंड एनिमल हस्बेंड्री जी हाँ। अगर एक खेत है, वहाँ एक फार्मर आधे 3/4 एरिया में खेती कर रहा है, और 1/2 एरिया में अगर वो क्या कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे गोट हो गया, हैन हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें होती है ना, इनका प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है उनके पास, क्या, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, इनकम के लिए, दोनों जगह से इनकम जनरेट होता है उनको, उन लोग इसीलिए इसको करते हैं। विच रीजन इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, कृष्णा गोदावरी रिवर डेल्टा रीजन। कौन सा, कृष्णा और गोदावरी का जो रिवर डेल्टा रीजन है, गोदावरी जाती है आपका इंद्रावती रिवर नीचे छत्तीसगढ़ के पास से, और कृष्णा जाती है आंध्रा के नीचे से, तो ये जो आपका इलाका पूरा माना जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, विच क्रॉप इज सोन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में दो मेजर आपके क्रॉपिंग सीजन होते हैं, दैट इज राबी एंड खरीफ, और एक होता है जैद क्रॉपिंग सीजन, जो राबी और खरीफ के बीच में आता है। अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रॉपिंग सीजन में थ्रू आउट द ईयर साल भर कौन सी चीज को उगाया जा सकता है, तो आपका मेज जो भुट्टा होता है, ये आपका रबी क्रॉप भी है, और आपका ये क्या है, ये आपका खरीफ क्रॉप भी है, दोनों क्रॉप है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइबर क्रॉप, कौन से क्रॉप है जिसमें रेशेदार होता है, रेशा होता है, फाइबर। तो ऑप्शन देखिए, जूट एंड नीफा नहीं, हाँ सिल्क एंड बैम्बू, हाँ सिल्क की साड़ी बनती है, रेसे होते हैं, बैम्बू, हाँ बैम्बू से भी कपड़े बनते हैं, आप लोग देखे होंगे आजकल बैम्बू टी शर्ट्स, बैम्बू शॉर्ट्स, ये सब आ रहे हैं। कॉटन, सारे कपड़े जो हम पहन रहे हैं कॉटन ही है। सिल्क, हाँ सिल्क की साड़ी बनती है। तो सारे के सारे आपके जो क्रॉप हैं, ये आपके क्या हैं, ये फाइबर क्रॉप हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, तो ये आपका आंसर सीधा पता होगा, बचपन में पढ़े 5वीं क्लास में, केरला भाई। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, बहुत दिक्कत है, मगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के वो दिक्कत कम कर सकते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, बट दिक्कत तो है इसमें फिर। विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टोबैको, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टोबैको इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट तंबाकू का प्रोडक्शन होता है, तंबाकू टोबैको सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है, तो टोबैको का होता है। टोबैको इज वेरी मच हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, तो आपको टोबैको किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए, बट प्रोडक्शन उसका होता है आंध्र प्रदेश में, ये बताने चाह रहे हैं। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो श्रिम्प प्रोडक्शन, श्रिम्प जो होता है, श्रिम्प ये क्या होता है आपका, ये आपका सी फूड है, उसके प्रोडक्शन को बोला जाता है क्या, पिंक रिवॉल्यूशन। इन इंडिया गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होते हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ये सारे क्रॉप जो होते हैं उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप, और गोल्डन रिवॉल्यूशन उसी के लिए चालू किया गया था। रेनबो रिवॉल्यूशन, अब रेनबो का काम क्या होता है, सारे रिवॉल्यूशन को, जो रेनबो क्या है, 7 कलर से बनता है, विबिग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लू। ठीक है, तो वैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन भी उसके अंदर आता है, व्हाइट भी, ब्लू भी, तो तीनों रिवॉल्यूशन मिलके ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ये बनता है आपका रेनबो रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, काला, काला क्या दिखता है आपको, काला जो होता है आपका ब्लैक क्रूड ऑयल दिखता है, क्रूड ऑयल आपने कभी देखा होगा तो ब्लैक कलर में होता है, तो इसलिए इसको ब्लैक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। जो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे देश ने ब्लैक रिवॉल्यूशन लाया गया था। येलो रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, कोई भी एक रिवॉल्यूशन उठा के पूछ देगा, बहुत ईजी 2 नंबर है। येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका ऑयल सीड्स, येलो कलर में, तेल कौन से कलर में होता है, तेल का आप जब देखते हैं कांच की शीशी में रखा होता है घर पे, तो आपको तेल येलो दिखता है,
कभी कोई पकोड़ा तल रहे हैं, भजिया तल रहे हैं, तो आप देखिएगा मम्मी आपकी तल रही होंगी, तो ठीक है। अगर नहीं देखा है आपने अभी तक, इतने आप लोग प्रिविलेज हैं कि आप लोगों ने कभी किचन में कुछ खाना नहीं बनाया है, तो आप लोग जाके देखिए। मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल बनता है। मस्टर्ड कौन से कलर का होता है? मस्टर्ड येलो कलर का होता है, सरसों। तो वही येलो रिवॉल्यूशन है, ठीक है। व्हेन वाज द किसान कॉल सेंटर स्टार्टेड? तो ये 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किसान लोग डायरेक्टली फ़ोन करके अपने मतलब कोई भी उनका डाउट है उससे रिलेटेड बातें कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चालू हुआ था कब? 21 जनवरी 2004। वैन वॉज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमारे अभी के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 13 जनवरी को लॉन्च किया था इसको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसका क्या मेन रीजन क्या है कि फार्मर्स जो होते हैं, फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है ना भाई, कि आपको पता नहीं होता, आप हर काम सही कर सकते हैं, ठीक है। आप हर काम सही कर सकते हैं। हाई यील्डिंग कैपेसिटी, हाई यील्डिंग वाले आप सीड्स लगा दिए, आपने अच्छे से फर्टिलाइजर दे दिया, आपने अच्छे से इरिगेशन दे दिया, बट क्लाइमेट आपके हाथ में कभी नहीं होता। दे आर हाईली ससेप्टिबल, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द फार्मर आर हाई विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट वहाँ पे ड्रॉट वाला हो गया, बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, तो भी उनके प्रोड्यूसर्स खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ये फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था टू एड्रेस द अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू फार्मर्स क्रॉप। ये अनसर्टेनिटी है ना भाई, किसी को नहीं पता, ओले ही पड़ गए, अब कितना ही अच्छा कर लिया, फार्मिंग अच्छी हो गई, प्रोड्यूस अच्छा हो गया, और एक दिन आपके नवंबर दिसंबर के टाइम में जो जनरली होता है नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ ओले पड़ जाते हैं कभी कभी। और ओले इतने भयानक ओले होते हैं ना, आप देख लेंगे तो दिमाग आपका वो हो जाएगा कि पूरा प्रोड्यूस, 70% ऑफ द प्रोड्यूस 10 मिनट में उनका बेचारों का खराब हो जाता है। जस्ट फील द इंटेंसिटी कि कितना डेंजरस ये एक वो है, मतलब बिजनेस है। तो आप लोग जो फार्मर्स को देखते हैं, तो आप थोड़ा जब देखिएगा तो समझिएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ ज़्यादा हमसे झेल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनके पास गट्स है जो ये काम कर रहे हैं वो, ठीक है। दे आर द वन हु रन द आर कंट्री, दे आर द बैकबोन ऑफ आर कंट्री, आपको ये पता होना चाहिए। On whose recommendation was the Food Corporation of India established? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जो है आपका, जहां गोडाउन्स होते हैं, वो शिवरमन कमेटी ने रेकमेंड किया था, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड? नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्चुअली में एक एग्रीकल्चर बैंक है जो रूरल एरिया में रहता है एग्रीकल्चर लोन्स देने के लिए। तो इसका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। When was NABARD established? तो NABARD was established in 12th of July 1882, ठीक है। 1882 में NABARD was established on 12th of July 1882 by an act of parliament. its headquarter, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि NABARD का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। आप दिल्ली लगा के आ जाएंगे, तो दिल्ली नहीं है, वो बैंक है, और बैंक का पूरा हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है? वो जनरली बैंक के हेडक्वार्टर, RBI सब जगह कहाँ है आपके? मुंबई में है, तो मुंबई में है ये, ठीक है। It was formed by the recommendation of Shivaraman Committee during the 6th 5-year plan. अगर क्वेश्चन पूछता है कि नबार्ड कौन से 5-year प्लान में आया था, तो 6th 5-year प्लान में ये नबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, 1980-85 में। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला जो है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज नबार्ड स्टैब्लिश? 6th 5-year प्लान। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड लोकेटेड? मैंने अभी बताया, मुंबई में है। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नबार्ड? ये क्वेश्चन अभी करंट से हो जाएगा, श्री सज्जी केवी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पढ़ रहे हैं आप लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है हमारा अगला। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका रिलेटेड है किससे? मिल्क से। व्हाइट इन कलर क्या होता है? रोज आप लोग देखते हैं दूध, दूध सफेद होता है कलर में। अब इसको तो कोई नहीं बोल सकता कि हमने तेल नहीं देखा, हम फिर भी मान लेंगे कि आप किचन नहीं गए होंगे, दूध तो आपको बचपन से पी रहे हैं आप सब, तो दूध होता है व्हाइट इन कलर। द व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1970। कब स्टार्ट हुआ? 1970। एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लेड बाय डॉक्टर वर्गेसे कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा व्हाइट रिवॉल्यूशन से।
तो कुरियन जी ने स्टार्ट किया था। दिस रिवॉल्यूशन वाज नोन एज ऑपरेशन फ्लड। इसको और क्या बोला जाता था, सब क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू इंडिया इन इंडिया टू, तो ये अभी आपका मिल्क से ही रिलेटेड है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से। इट इज स्टार्टेड इन आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात। आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया था। यहीं अमूल सिचुएटेड है आपका, ठीक है। तो अमूल व्हाइट रिवॉल्यूशन की जनक है, आप बोल सकते हैं। अमूल एक आपका एग्जाम्पल है, वो अमूल इज अ कोऑपरेटिव। और अमूल आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल है तो आप अमूल को ले सकते हैं, ठीक है। कि कितना बड़ा ब्रांड, एक मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड ब्रांड बन चुका है वर्ल्ड वाइड आज अमूल। तो एक रिवॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, देख रहे हैं आप, एक ब्रांड को पैदा कर दिया जो आज दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है। दूध, दही, पनीर, मीठा, आइसक्रीम्स, दे आर इनटू एवरीथिंग एंड दे आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। वेयर डिड द व्हाइट रिवॉल्यूशन बिगिन, तो आपको पता होगा आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है। इन 1965 द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज फाउंड बाय, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज फाउंड बाय, डेयरी से रिलेटेड कुरियन जी ही आते हैं, तो डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है, वर्गीसी कुरियन। अनदर नेम फॉर द व्हाइट रिवॉल्यूशन मैंने अभी बताया ऑपरेशन फ्लड है उसका एक और नाम, ठीक है। वेयर इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड, अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी बोर्ड लोकेट कहाँ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए आनंद गुजरात, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड इन आनंद गुजरात। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965, ठीक है, 1965 में। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए पंजाब। लस्सी कहाँ पी जाती है, दूध, दही, लस्सी, घी, पंजाबी लोगों से ज़्यादा कौन जानता है इन सब, उनसे ज़्यादा कोई खा भी नहीं सकता, और उनसे ज़्यादा कोई रिच खाना मतलब क्यूजीन जो है, जो ये सब चीज़ें हैं वो उन्हीं की होती है क्यूजीन। तो कहाँ आपका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होगा भाई, जहाँ पे ज़्यादा हाई मिल्क प्रोडक्शन होगा वहीं ना आप मक्खन खाएंगे, दूध खाएंगे, घी खाएंगे। आप कहीं और से लेके तो खाएंगे नहीं। तो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन खुद के घर में ही हो रहा है वहाँ पंजाबियों के, पंजाब में, इसलिए वो इतना रिच फूड खा पाते हैं। और इसीलिए आपको याद रखना है उससे, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन पंजाब। वेयर इज द लोएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, सबसे कम कहाँ होता है, तो दादर एंड नागर हवेली। अब यहाँ दिक्कत है भाई, यहाँ बाहर से लेके खाते हैं लोग, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, दादर एंड नागर हवेली। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। ब्लू है पानी, पानी पानी ब्लू होता है कलर में, तो ब्लू कहाँ से, यहीं से याद करिए आप, ब्लू कहाँ से होगा, फिश प्रोडक्शन। और क्या होता है पानी से क्या रिलेटेड आप रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, जो आपके फिशरीज प्रोडक्शन होता है उसके लिए, ठीक है। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, तो आपको पता होना चाहिए 7th 5 ईयर प्लान में ब्लू रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कौन से 5 ईयर प्लान में, 7th 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। When did the blue revolution begin, तो ब्लू रिवॉल्यूशन बिगिन कब स्टार्ट हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1985-90 में। तो कब हुआ था, 7th 5 ईयर प्लान। आपको अगर 7th 5 ईयर प्लान याद है तो ऑटोमेटिक 85-90 याद आ जाएगा आपको। अगर 85-90 याद है तो ऑटोमेटिक 7th 5 ईयर प्लान आ जाएगा आपको याद में, तो वाइसे वर्सा सेम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ये आपको रैपिड इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, जी हाँ बिल्कुल, जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए मैकेनिकल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, बिल्कुल मैकेनिकल डेवलपमेंट किया गया था उस रिवॉल्यूशन में। प्रमोटिंग ऑफ फिश फार्मिंग, यस, कोऑपरेटिव बैंक्स में आप जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा फिश फार्मिंग के लिए आपको काफ़ी सस्ते दरों पे लोन मिलता है, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। तो प्रमोशन ऑफ फिश फार्मिंग वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर, सो डी इज योर आंसर, ठीक है। Which country is the largest producer and exporter of shrimp in India in the world? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। भारत में, मैंने आपको पहले ही अभी क्वेश्चन हम लोग एक बनाए थे कि सब श्रिम्प का प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ होता है, इंडिया में। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है श्रिम्प का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेयर वॉज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड, तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड आपका दिमाग लगाना है आपको, तो ये है साउथ में हैदराबाद। द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोफोनिक, हाइड्रोफोनिक क्या होता है बताइए। हाइड्रोफोनिक होता है सॉइल लेस प्लांट कल्टीवेशन। देखिए होता क्या है, हाइड्रोफोनिक्स में एक बहुत ही नया टेक्निक है, नया तो नहीं है, बहुत टाइम हो गया, बट अभी अब वो टेक्निक यूज कर रहे हैं लोग। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, इसके बाद जो
जो आपके सीड्स होते हैं उनको, जो आप लोग अंकुरित खाते हैं ना, आपके मूंग को और चने को, वैसे ही अंकुरित किया जाता है। इसके बाद एक ऐसा वाटर का बेस बनाया जाता है, और एक वो होता है आपका क्या, शीट टाइप की होती है, ठीक है, एक प्लास्टिक टाइप की शीट, उसमें उसको लगा दिया जाता है। फिर वो पानी जो होता है, पानी में मिनरल्स ऐड किए जाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके उस पर्टिकुलर फूड के, मतलब उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो मिनरल्स को ऐड किया जाता है। एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उस ग्रीन हाउस में, और उस पानी में आपका जो मिनरल्स और एडिटिव हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वो सारी चीज़ें डाले जाते हैं। अब वहाँ प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो क्रॉप को बढ़ने के लिए चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, वो सारे अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। पानी में वो उसका रूट होता है डायरेक्टली, तो पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मिनरल्स लेता है, दोनों अवेलेबल करा दिए गए, एक छोटे से जगह में बहुत हाई प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक को, सॉइल लेस प्लांट कल्टीवेशन। पीडोलॉजी इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, आपका क्या होता है ये, सॉइल, ठीक है। विच वर्म इज यूज इन वर्मी कल्चर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ वर्म, वर्मी कल्चर में अर्थ वर्म को यूज किया जाता है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। सिल्क, सॉरी, वर्मी कंपो कल्चर क्या होता है आपका, जो आपका एडिबल जो कचरा होता है, एडिबल, जैसे आपके फ्रूट्स के और वेजिटेबल के बचे हुए जो होते हैं चीज़ें, या फिर क्रॉप के जो चीज़ें बची होती हैं, उनमें क्या डाल दिया जाता है, आपका अर्थवर्म जो होता है, उसको अर्थवर्म को डाल दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, इसको खाते हैं, और खा के मैन्योर्स एक्सक्रीट करते हैं। तो मैन्योर जो होता है वही आपका क्या होता है, मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। और वो उसमें क्या यूज होता है, वर्म, तो अर्थवर्म। वर्मी कल्चर इज रिलेटेड टू अर्थवर्म फार्मिंग, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटिकल्चर, तो विटिकल्चर आपका होता है ग्रेप्स के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेप्स जो होते हैं, नासिक वासिक के इलाके हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको विटिकल्चर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ग्रेप्स प्रोडक्शन को बोला जाता है विटिकल्चर। द स्टडी ऑफ प्लांट यूज फॉर वेजिटेबल इज कॉल्ड एज, आपको पता होना चाहिए, उसको बोला जाता है ऑलिरी कल्चर। ऑलिरी कल्चर इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्लांट, जो प्लांट आपके वेजिटेबल देते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, ब्रिंजल हो गया, और जितने भी लेडी फिंगर हो गया, ये सारे होते हैं ना, भिंडी, लौकी, गोभी, ये सारे का जो होता है आपका स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है ऑलिरी कल्चर। और ये एक ब्रांच, ये हॉर्टिकल्चर का ही ब्रांच है, विच डील्स विद द प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल, कि वेजिटेबल का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा बढ़ाया जा सके, स्टोरेज कैसे सही से रखा जाए। जो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं ना, वेजिटेबल और ये सब होते हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू होता है स्टोरेज का। अगर स्टोरेज आप सही से नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत पेरिशेबल गुड्स होते हैं, 2 से 3 दिन में खराब हो जाएंगे, और मार्केट में उसका रेट नहीं मिलेगा फार्मर को। तो ये आपका स्टोरेज, प्रोसेसिंग कैसे किया जाए। अगर आपको, आपके पास टोमेटो है, टोमेटो का प्रोडक्शन हाई है, तो उसको आप टोमेटो केचप बना के प्रोसेस करके बेच सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल, मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल मतलब ए क्लास, बी क्लास वेजिटेबल होते हैं वैसा। ये क्या होता है, ऑरिगो क्या कल्चर बताया मैंने, ऑलिरी कल्चर, ठीक है, अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नाउ द नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे ट्रू है, ये बोल रहा है। 6,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जाम्शन फॉर 3 हॉर्स पावर एग्रीकल्चर पंप, हाँ, 6,000 यूनिट तक फ्री दिया जाता है बिल एग्जाम्शन कृषक जीवन ज्योति योजना के अंदर। 7,500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर 5 हॉर्स पावर एग्रीकल्चर पंप, ये भी सही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर, तो ये दोनों में फाइनेंशियली असिस्टेंस दे रहे हैं, तो 3 ऑटोमेटिक सही हो गया। तो आंसर डी है। याद क्या रखना है, 3 HP का पंप है तो 6,000 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। और 5 HP का पंप है तो 7,500 यूनिट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेंगे। सो गाइज, आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट करके बताइए मेरे को। और इजीएस्ट वे है, लाइक करिए क्लास। लाइक करेंगे तो मेरे को ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा इतने लोग देख रहे हैं, उनको कितनी अच्छी लग रही है क्लासेस, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, वहाँ टेस्ट सीरीज आएंगे, टेस्ट देना है आप लोगों को, मटेरियल वहीं अवेलेबल होगा। और
कैसा लग रहा है आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन? मतलब हमारी टीम ने इतना मटेरियल से पढ़ के, इतने क्वेश्चन फ्रेम करके, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए पीडीएफ जो बनाया है, फर्स्ट इन इंग्लिश इन छत्तीसगढ़, इंग्लिश में पहला पीडीएफ होगा, पहला मटेरियल अवेलेबल होने जा रहा है इस साल भर में पूरे एग्जाम्स के लिए। सो हाउ इज योर फीलिंग? आप लोग ये हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सो दैट वी ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि हमारा जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है, हमको ये समझ आएगा उससे, ठीक है? चलिए, अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विच इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर इंक्लूडेड। केलो मेजर प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, हाँ इंक्लूड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। खारंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये भी है, मनियारी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये भी है। अगर मेजर 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 लिखा है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसान सिंचाई योजना के अंदर ही आता है भाई। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। द कमीशन, द CACP जिसको बोलते हैं, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस फर्स्ट रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच क्रॉप। तो ये सबसे पहले वीट के लिए किया। तो CACP क्या है? CACP जो है आपका वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपका जो है CACP जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और इसका काम क्या होता है? ये आपका CACP जो है MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस पर्टिकुलर प्रोड्यूस का, किस पर्टिकुलर क्रॉप का क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, इसका आंसर वीट है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कितने क्रॉप। तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि CACP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करता है MSP, वो कितने क्रॉप के लिए MSP को रेकमेंड करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टोटल आपको रेकमेंड करते हैं 14 क्रॉप के लिए, ठीक है, 14 क्रॉप के लिए। हु डिटरमाइंस द, मैंने ये बता दिया, CACP डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? तो CACP, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोड्यूस। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, FRP। FRP देखिए, जो आपका गन्ना है ना, गन्ना का प्रोडक्शन बहुत ही दिक्कत वाला प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही आपका हाई इंटेंसिटी क्रॉप है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। और गन्ना देखिए, गन्ना का मैक्सिमम प्रोडक्शन, आप लोग जितना गन्ना आप खाते हैं वो, या गन्ना जूस पी रहे हैं, उससे नहीं होता, शुगर केन जूस से। वो प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। अब यहाँ क्या है, गवर्नमेंट को समझ आया इसका MSP नहीं लाया उन्होंने। MSP देना पड़ता है गवर्नमेंट को खुद से, और ये थोड़ा पेरिशेबल गुड्स है, तो गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करेगी, प्रोक्योर करके अपने पास रखेगी गोडाउन में, गोडाउन से फिर ये किसको देना पड़ेगा? इनको शुगर बनाने वाली कंपनीज को। या तो शुगर बनता है उसके बड़े रूप में, या तो फिर गुड़ बनता है। तो ये दोनों की दोनों कंपनीज ही बनाती हैं यूनिट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया जिसमें बोला फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। अब इसमें क्या बोला कि एक जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, वो CACP जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के अंडर ही आती है, वो MSP देती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने एक क्या है, FRP लाया। क्या है उसका मतलब? फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। अब फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस में ये क्या बोलते हैं, जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जो शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जैसे बिशेसरा में देखा है हमने, ठीक है, हमने कहाँ देखा है, माँ महामाया देखा, दंतेश्वरी शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री, इनको यहाँ पे सीधा बोला जाता है ये FRP है, इससे नीचे आप ले नहीं सकते। अगर इससे नीचे का रेट है तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी किसको? वो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जितने भी फार्मर्स आ रहे हैं शुगर केन लेके, उनसे परचेज करना है, परचेज करके पैसे दे देने हैं किसको? फार्मर्स को। अब वहां से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, जो FRP है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट हो रहा है आपका किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, वो गवर्नमेंट पे बैक करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो CACP है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, वो FRP लाता है शुगर केन के लिए। और FRP सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए होता है। आप बोल सकते हैं ये MSP टाइप ही है शुगर केन के लिए, बट ठीक है, शुगर केन MSP के अंडर नहीं आता है। MSP में गवर्नमेंट लायबल हो जाती है, बट इसमें गवर्नमेंट लायबल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर लायबल, ठीक है। तो ये देखिए, आपको कंसेप्ट समझाया है मैंने बहुत बड़ा, समझते रह जाएंगे आप, नहीं समझ आता है कंसेप्ट आपको। 10 जगह इंटरनेट खोजना पड़ता है इस चीज के लिए। What when was NAFED formed? तो NAFED was formed on 2nd of October 1958। NAFED का एक्चुअली क्या है? NAFED जो है, द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, was established on 2nd of October 1958 on the occasion of Gandhi Jayanti. It is a top level organization under Ministry of Agriculture and
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग इन इंडिया आर मार्जिनल लैंड होल्डिंग? मार्जिनल लैंड होल्डिंग मतलब 1 हेक्टेयर से कम लैंड, दैट इज 2.5 एकड़ से कम लैंड कितने लोगों के पास है, कितने परसेंट लोगों के पास? तो 64.45% लोग जो इंडिया में हैं उनके पास मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, ठीक है, मतलब 2.5 एकड़ से कम लैंड है। द ब्लू बॉक्स इज रिलेटेड टू ब्लू एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ा टॉपिक है। एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये सब्सिडीज होती हैं। अब इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में बताएंगे, अभी आपको इतना ही समझना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 सब्सिडी होती हैं, दैट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, तो ये 3 चीज आप लोग याद रख लीजिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? तो इसका टू प्रोमाइड, ये एक्चुअली क्या है, ये कंसेप्ट है। देखिए होता क्या है, जो मार्जिनल फार्मर होता है उसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है, जो कि होता है 2.5 एकड़, ठीक है। अब मार्जिनल फार्मर के पास इनकम का सोर्स और कोई नहीं होता है, तो इसको अब अगले साल प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन के लिए क्या करेगा, ये लैंड और लैंड लेता है किससे, आसपास जो बड़े फार्मर हैं उससे। तो ये कि 5-4 एकड़ में खेती करे तो साल भर के लिए कम से कम पैसे आ जाएं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा किसके पास, सीड्स, इसको क्या लेने होंगे, सीड्स लेने होंगे, फर्टिलाइजर लेने होंगे, पेस्टिसाइड्स लेने होंगे, इंसेक्टिसाइड्स लेने होंगे। इसके लिए लगता है क्या, पैसा। पैसा इनके पास, इनको क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो लोन देंगी नहीं, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो बहुत ही, जिनके पास कोलेट्रल होता है या जहाँ वो सेफ लगता है उन्हीं को देती हैं वो। तो इतने छोटे लैंड होल्डिंग में उनको ईजिली तो नहीं मिलेगा, तो ये चले जाते हैं किसके पास, मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर जिसको बोला जाता है साहूकार। अब ये साहूकार जो होते हैं उनका काम होता है पैसा कमाना, पैसे को उधारी में देके। तो ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा 12 से 15%, 18% चार्ज करते हैं इनसे, किससे, फार्मर्स से। अब ये फार्मर्स जो है इनका प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होने के बाद ये मैक्सिमम पैसा, आधे पैसे इनको देते हैं जिनका लैंड है, और मैक्सिमम पैसा ये दे देते हैं फिर इंटरेस्ट में, और कुछ थोड़ा ही पैसा बचता है, उससे इनका फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं हो पाते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक योजना लाई, जिसमें गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, सो दैट उनके हाथ में पैसा होगा तो वो जाके सीड्स और पेस्टिसाइड्स खरीद पाएंगे, और सीड और पेस्टिसाइड वो खरीद पाएंगे तो वो क्या कर पाएंगे, वो मनी लेंडर वाले ट्रैप में नहीं पड़ेंगे, और साल दर साल उनको, उनका इनकम बढ़ेगा, उनका सेविंग्स बढ़ेगा और उनकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी। बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, व्हाट आर द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? ड्राई लैंड फार्मिंग, जी हाँ, इरिगेटेड फार्मिंग, ह्यूमिड फार्मिंग, तीनों होगा इसमें, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स आर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस? 2 मेजर क्रॉपिंग सीजन होते हैं, तो 2 बार ही होगा भाई ये। एक तो राबी क्रॉपिंग सीजन होता है आपका ठंड के टाइम जो होता है, एक होता है खरीफ। यही दो तो मेजर 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 क्रॉपिंग सीजन तो यही दो है ना, मेजर में। और सारे तो फिर माइनर क्रॉपिंग सीजन है, जैद है हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, वो कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो दो दो ही जो है उसमें मेन क्रॉप्स उगते हैं, और उसी के लिए एमएसपी लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन विच ईयर वॉज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? तो मैंने ये बताया हुआ है 1965। हाउ मैनी क्रॉप डज द गवर्नमेंट अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो ये दोनों सीजन मिला के 13 क्रॉप्स जो हैं, 13 क्रॉप्स आपके खरीफ सीजन में होते हैं, और बचे हुए आपके 9 क्रॉप्स आपके रबी सीजन के लिए निकालती है, तो टोटल होता है 23 क्रॉप्स के लिए आपका एमएसपी आता है हर साल, ठीक है। वॉट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, विथ विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड? थॉमस मुनरो और बर्ड जो थे, इन्होंने, जो ये दोनों थे, ये दोनों नाम आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए, ये रिलेटेड है रायतवारी रायतवारी सेटलमेंट सिस्टम से। रायतवारी सेटलमेंट सिस्टम में रयत का मतलब क्या होता है, पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है, फार्मर्स। तो फार्मर से ही डायरेक्टली पैसे लिए जाते थे, यही है रायतवारी आपका सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। ये परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम है। महलवारी सेटलमेंट आपका है, जिसमें जमींदार जो आपके एक हेड फार्मर होता था उनके पास पैसे जाते थे और वो जाके देता था, और ये रैयतवारी सिस्टम रॉबर्ट, ये आपका मुनरो एंड बर्ड ने लाया था। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द जमींदारी लैंड सिस्टम, दैट इज द परमानेंट लैंड सिस्टम, और क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट लैंड सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये आपका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। गिफेन गुड्स रेफर टू, गिफेन गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिसके क्वालिटी काफ़ी इंफीरियर होती है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है गिफेन गुड्स, जो आपके मार्केट में होते हैं और उनकी क्वालिटी काफ़ी
कम स्तर की होती है। विच फार्मिंग मेथड इज जनरली फॉलोड इन इंडिया? तो जनरली इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले जब एमसीक्यू था कि अगर एक लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है फार्मर की, वो 1/3 2/3 में काम कर रहा है, क्या आपका फार्मिंग कर रहा है, 1/3 में वो क्या कर रहा है आपका फिशरीज या फिर आपका क्या कर रहा है हैन या गोट रख रहा है, तो उससे क्या है उसकी इनकम स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए उसको बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, जो जनरली फॉलो होती है इंडिया में। ठीक है, इन विच फार्मिंग सिस्टम डज द फार्मर हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द स्टेट? टीनेंट फार्मिंग। टीनेंट फार्मिंग में जो फार्मर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का लैंड को ऑक्यूपाई करता है, लेता है लीज में, और वहां पे वो फार्मिंग करता है, तो टीनेंट फार्मिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन है अभी कुछ बचे हुए 10-15, उसको खत्म करते हैं, फिर आज की क्लास हमारी खत्म होगी। आप लोगों को कोई डाउट आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे तो हम लोग एक मास्टर क्लास, लाइव क्लास ला सकते हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। बट उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना है कि लाइव क्लासेस आप लोगों को चाहिए क्या, जिसमें हम लोग लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाएंगे। वो हम लोग यूट्यूब पे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मैराथन क्लासेस टाइप हम लोग कर सकते हैं 2.5-3-4 घंटे की। व्हाट इज़ द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल कॉल्ड? तो उसको क्या बोलते हैं? ऑलिरी कल्चर। मैंने बताया ना, हॉर्टिकल्चर इंक्लूड सच एज पॉमी कल्चर, ऑलिरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर। देखिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो आपको तो पता ही है वो। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर और आपके 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए लिख के बता रहा हूँ मैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपका आता है पॉमिलॉजी। पॉमिलॉजी जो है वो फ्रूट से रिलेटेड होता है। ठीक है, पोमोग्रेनेट से याद रख लीजिए आप इसको। पोमोग्रेनेट क्या अनार होता है ना। ऑलिरी कल्चर, ऑलिरी कल्चर वेजिटेबल से रिलेटेड होता है। किससे? वेजिटेबल से रिलेटेड। ठीक है, और फ्लावर से इसको तो सोचना नहीं है, फ्लोरिकल्चर समझ ही आ रहा है। तो फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड है? फ्लावर्स से रिलेटेड है। तो पॉमिकल्चर फ्रूट्स, ऑलिरिकल्चर वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर आपका फ्लावर, और तीनों के तीनों हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर टर्म फॉर कमर्शियल ग्रेप प्रोडक्शन? मैंने बता रखा है, डबल क्वेश्चन आ गया ये, विटीकल्चर। ठीक है, which institution provide the highest credit for to agriculture and related sectors? तो ये आपका है कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक। which who approves the FRP? तो मैंने ये बता ही दिया आपको, CACP, सॉरी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CACP आपका MSP लाता है, CACP आपका MSP लाता है। ठीक है, और जो आपका ये CACP आता किसके अंडर है? CCEA के, और ये CCEA यही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। बट ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है FRP खुद से लाता है डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर द ओल्डर एलुवियल सॉइल इन द ग्रेट प्लेन्स? तो ये है भांगर। भांगर खादर जो होते हैं, देखिए जैसे ये गंगा नदी जा रही है, ठीक है, गंगा नदी जब जा रही है तो इसमें बरसात होगी तो पानी जो है आपका ऊपर से आएगा, और बरसात होगी तो ये वाइड हो जाएगी। तो वाइड होगी तो ये जो पास पास के इलाके में क्या करेगी? सॉइल जो छोड़ेगी, क्या करेगी यहाँ पे? सॉइल। यहाँ पे क्या होगा? सॉइल आएगा, यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे सॉइल। ये जो न्यू एलुवियम है, ये नया सॉइल छोड़ते हुए जाएगी। फिर जब गंगा जो है सीजन जो रेनी कम होगा तो यहाँ पे सॉइल छूट जाएगा। इसको बोलते हैं हम न्यू एलुवियम। न्यू एलुवियम क्योंकि नया सॉइल है, तो इसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर। और जो ये बाहर बाहर का इलाका है, यहाँ पे क्या आती है? इसको बोलते हैं भांगर। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? ओल्ड एलुवियम। तो आपको पता होना चाहिए। विच सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? एलुवियल सॉइल, मैंने बता रखा है काफी बार, एलुवियल सॉइल। विच सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड रबर कैस्च्यू? तो लेटराइट, इससे कैसे याद रखना है? आपका जसपुर के इलाके में कौन सा सबसे टोमेटो प्रोसेसिंग सेंटर, टाउ प्रोसेसिंग सेंटर, कैश्यू प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है? जो आपका जसपुर में है, तो जसपुर में कौन सा सॉइल मिलता है? लेटराइट सॉइल मिलता है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया। तो ये सारी चीजें किस सॉइल में होंगी? तो लेटराइट सॉइल में होंगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स? तो बायो फर्टिलाइजर्स का क्या काम है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? हाँ, राइजोबियम करता है। मेकिंग फॉस्फोरस सॉल्युबल, जी बिल्कुल। हेल्पिंग इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, काम ही वही है फर्टिलाइजर का। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो ये है आपका 17%। जो भारत देश का 100% इनकम हुआ था, उसमें 17.70%
पैसा जो है वो जनरेट हुआ हमारी जीडीपी में, हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर से। तो ये काफ़ी कम है विद रेस्पेक्ट टू जितने 70% लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं, तो वो 17% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है इस सेक्टर को बढ़ाने में, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, और ये बढ़ जाएगा तो हमारा देश बहुत तेजी से इकोनॉमी हमारी, जीडीपी हमारी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो अभी कितना है 17.70%। ठीक है, हु सेड एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया? हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, सेड दिस। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका देखते हैं। स्कार्स लैंड एंड लेबर सप्लाई इकोनॉमी, जी बिल्कुल, बहुत छोटे लैंड है लोगों के पास, होल्डिंग कैपेसिटी, और लेबर सप्लाई इकोनॉमी है हमारा, लेबर सप्लाई। हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, 70% लोग जो है काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड जगह में। उस मैक्सिमम जो आपका है किससे मिलता है आपका, एग्रीकल्चर रिलेटेड से। तो आपका आंसर होगा ए एंड बी। तो आज की क्लास हमारी हो गई है ख़त्म। आप लोगों को क्लासेस लग रही होंगी अच्छी, तो आप लोग लाइक करके हमको ये मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट करिए। आपको पर्सनल दिक्कत आ रही है विद रिलेटेड टू एनी अदर एग्जाम, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं 7000974891 पे। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू रीच मी, आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। इसके साथ साथ आप लोग को ऐप डाउनलोड करना है, मैंने बता रखा है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए आप, वहाँ पे नेक्सस एकेडमी का ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। ऊपर में जो आपको दिख रहा है क्या लोगो, वही हमारा लोगो आपको वहाँ पे दिखेगा ऐप में। अगर ये भी मेहनत नहीं करना है तो आप जा सकते हैं www.nexusiasacademy.in की वेबसाइट पे। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं विद रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज एंड हमारे सीजीपीएससी का जो अभी कोर्स लॉन्च होने वाला है वो देख सकते हैं आप। और साथ में आप क्या कर सकते हैं इससे, यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन भी, आप सीधा ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और दोनों का मैं लिंक यहाँ नीचे डाल दूंगा आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, बी इन डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे एग्जाम हैं इस साल, आप लोगों को ऑफिसर बनना ही बनना है। हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।